नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा कि हम लोग जो ऑफलाइन क्लास टेस्ट लिए हुए थे कंप्यूटर का, उसी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे आप लोगों का जो तैयारी है उसमें हम लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जेएसएससी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को जो उपलब्ध कराया गया उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो मेमोरी और नंबर सिस्टम से थे। आज के ज़्यादातर प्रश्न जो होने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होंगे। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो में हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। वहां पे जाइए और आप इन वीडियो को अगर नहीं देखें तो उसको देखिए। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो कंप्यूटर रिविजन थ्रू एमसीक्यू है, या क्वेश्चन बैंक से थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिविजन कर रहे हैं। ऑलरेडी 12 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। ये जो वीडियो है वो 13वां वीडियो है और 500 प्रश्न जो है हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो को आप देखने के बाद 50 प्रश्नों को और सॉल्व कर पाइएगा और इस तरह से हम लोग टोटल 550 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पार्ट 1 में बता दिए हैं और वो वीडियो आप लोग अवेलेबल है। अगर नहीं देख पाए तो उसे जरूर देख लीजिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है या उससे आप क्या समझते हैं। तो नाम है पब्लिक। तो नाम जब पब्लिक है तो ये जो है आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो जो भी इंटरनेट में मुफ्त उपलब्ध हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं शेयरवेयर, एक होता है शेयरवेयर और दूसरा प्रकार होता है, इसी दोनों के दोनों फ्री है लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर है। एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर हमेशा के लिए फ्री होता है लेकिन उसका कॉपीराइट जो होता है वो बनाने वाले कंपनी के पास होता है। कंपनी बना के आपको दे दी है लेकिन कॉपीराइट तो वो अपने पास ही रखेगी। तो इस तरह से कॉपीराइट उनके पास होता है। शेयरवेयर में क्या है कि कुछ एप्लीकेशन होता है, आप जैसे कभी डाउनलोड किए होंगे प्ले स्टोर से, तो उस एप्लीकेशन को कुछ टाइम लिमिट के लिए यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर उसको लंबे समय में आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो मतलब ट्रायल वर्जन का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो शेयरवेयर एक प्रकार से फ्री ही था लेकिन कम समय के लिए था। फ्रीवेयर जो है हमेशा के लिए आपका क्या होता है, फ्री होता है। तो ये पब्लिक डोमेन के लिए उपलब्ध होते हैं। आप कहीं से भी जाके इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। एरर है। तो कंप्यूटर का जो डाटा रहता है उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बग कहते हैं। और यही जो बग होता है उसी को अगर दूर करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। और डीबगिंग जो होता है ये बड़े सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। मतलब कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अगर बग को हटा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। लेकिन अगर यही कोई छोटा सॉफ्टवेयर अगर हटाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैच। और इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों में आपको आने वाले प्रश्न जो है वो इससे संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे ही हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अगला प्रश्न है, असेंबलर क्या होता है। तो देखिए, असेंबलर जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आज का आप लोगों को बताया गया, आज का जो हम लोग का चैप्टर होने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका अभी जैसे बताया गया कि यहाँ पे प्रश्न में जो कहा गया है असेंबलर, ये असेंबलर एक प्रकार का क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर है किस तरह का सॉफ्टवेयर है, जैसे अलग अलग प्रकार के हम लोग सॉफ्टवेयर देखे होंगे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। और इस तरह का नाम ही है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब ये क्या करता है, कोई एक लैंग्वेज होगा उसको ट्रांसलेट करेगा। तो किस प्रकार के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, तो दो प्रकार के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज और एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों को किस भाषा में ट्रांसलेट करेगा, तो आपको पता है मशीन तो एक ही भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1, जिसको हम लोग ऑन और ऑफ के नाम से जानते हैं। 1 मतलब हम लोग समझते हैं ऑन और 0 मतलब समझते हैं ऑफ। तो मशीन यही केवल भाषा समझती है। तो हम जिस भी भाषा में लिखे, जैसे एक प्रोग्राम, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो डाटा से ही मिलके बनता है। डाटा जो होता है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, फिर जाके प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम का ही समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो जो भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम तो किसी ना किसी भाषा में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन जो दिख रहा है वो किस भाषा में दिख रहा है, हिंदी भाषा में।
उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखे तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज किए, हम इंग्लिश यूज किए। डाटा जो लिखे हम कौन सा लैंग्वेज यूज किए, इंग्लिश यूज किए। तो अगर इसको हम बाइनरी लैंग्वेज में लिखे यानी 0 और 1 के रूप में हम इस प्रोग्राम को लिखे तो ये प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा वाले भाषा में लिखते हैं, जिसको शुरुआत में लो लैंग्वेज भाषा में लिखा गया, बाद में हाई लेवल लैंग्वेज भाषा लिखा गया, जिसमें आप लोगों को पता होगा जैसे कि नाम सुने होंगे, सी हो गया या C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है। और यही लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो चूंकि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। इसको ऐसा समझिए जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति इसको कुड़ुक में क्या करे, ट्रांसफर करे, तो ट्रांसलेट करे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कुड़ुक भाषा आता है, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करेगा और उसको कुड़ुक में समझाएगा, तो हम जो बोलना चाह रहे हैं वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह हम ये प्रोग्राम लिखे हैं किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, जो कि आजकल हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। C++, जावा हो गया, इंटरनेट वगैरह जो रहता है वो जावा में लिखा जाता है। तो इस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो इस भाषा को समझ नहीं सकती, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है और उसके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में यानी 0 और 1 में, और तब कंप्यूटर इसको समझती है और इसके जो भी इनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है उसके अनुसार ये काम करती है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है। ज़्यादा डिटेल देखना है तो इस संबंधित चैप्टर आप देखिए, और भी बहुत सारा डिटेल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एक्चुअली इसको कोड वाइज असेंबल जो भाषा होता है वो असेंबली भाषा में लिखा जाता है, निमोनिक कोड होते हैं, उसी कोड को यहाँ पे उसी कोड भाषा में लिखा जाता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो डिटेल में देखना है तो आप संबंधित चैप्टर देखिए और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करना ही क्या हो जाएगा, आसान। जैसे कि डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब आपका कंप्यूटर को उपयोग करना क्या कर देता है, आसान कर देता है। आपको किसी तरह का बग से ये क्या करता है, जैसे एंटीवायरस आपको बगिंग से बचाता है, कोई भी आपका वायरस इसमें ना आ जाए, वो सब काम करता है। उसी तरह से फाइल मैनेजर है, आपका जो भी डाटा है, फाइल है, उसको मैनेज करके रखने के लिए फाइल मैनेजर होते हैं। तो ये सब जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में काम करना को आसान बना जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होता है। अभी आपको बताया गया कि बग जो होता है उसको ठीक करना क्या कहलाता है, डीबगिंग। लेकिन जो छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इस तरह के बग को अगर हटाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैच के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बग है, बहुत मात्रा में एरर है और उसको एक बड़े सॉफ्टवेयर के द्वारा हटाया जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग के नाम से जानते हैं। और डीबगिंग अगर बग को हटाने का ही काम हो रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है वो छोटा सॉफ्टवेयर है, तो उस छोटे सॉफ्टवेयर का नाम बोलते हैं पैच। मतलब पैच छोटा सॉफ्टवेयर है और डीबगिंग करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न है बैकअप क्या होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बैकअप प्लान आपका क्या है, मतलब आपके पास अगर ये नहीं होगा तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर के सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा रहते हैं। अगर कंप्यूटर किसी तरह से हैंग हो गया या खराब हो गया तो डाटा डिलीट होने का डर रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क रहता है उसमें सेव करके रखते हैं। 1 TB का हार्ड डिस्क होता है, 2 TB का होता है, 3 TB का होता है। इस तरह से एक्सटर्नल जो भी हार्ड डिस्क है उसमें हम लोग सेव करते हैं, ताकि अगर कंप्यूटर में किसी तरह का एंटीवायरस आ जाए या उसको हैक कर लिया जाए या डाटा किसी तरह से वहां पर डिलीट हो जाए तो हम मेरे पास वो बैकअप चीज रहेगा। तो इसी को बोलता है मूल स्रोत, यानी कंप्यूटर से अलग एक डाटा कॉपी को हम क्या कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, जो सेकेंडरी आपका एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी कार्ड होता है। अगला प्रश्न है 57। अनुदेशों का जो समूह होता है जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, उसे क्या कहते हैं। आपको जब से कंप्यूटर आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है तब से आपको बताया जाता है रो फैक्ट जो होता है उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो वो डाटा बनते हैं और यही डाटा से मिलके आपका जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और यही इंफॉर्मेशन आगे चल के क्या बनता है, सूचना बनता है, यानी जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यही इंस्ट्रक्शन या सूचना या अनुदेश का जो समूह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं
प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है इसी का समूह आगे चल के बनता है आपका सॉफ्टवेयर। और यही सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्ले स्टोर से ये सॉफ्टवेयर या आपका इंटरनेट से हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो प्रोग्रामों का एक समूह है। प्रोग्राम किसका समूह है? तो इंस्ट्रक्शन का एक समूह है। इंस्ट्रक्शन किसका समूह है? तो इंफॉर्मेशन का एक समूह है। और इंफॉर्मेशन क्या है? तो डाटाओं का एक समूह है। और डाटा क्या है? तो रॉ फैक्ट को जब हम अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बनता है? आपका डाटा बनता है। तो इस तरह से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे पूछा है अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? मान के चलिए हम आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे मेरा कौन कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसका सही आंसर होगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची। जो भी बूट होता है कंप्यूटर उसमें हम देखेंगे कि प्रोग्राम कौन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, वही आपको पता चलेगा कि जो जो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम में है, मेरे कंप्यूटर में है। एक वर्ड यहाँ पे आता है बूटिंग। बूटिंग किसको कहते हैं? जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं बायोस, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है? स्वतः एक्टिवेट हो जाता है। जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ये स्वतः एक्टिवेट होता है और कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको एक्टिवेट करता है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको प्राइमरी में ले जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेमोरी में सीपीयू जो काम करता है वो रैम के सहायता से करता है या रोम के सहायता से करता है। तो रोम तो होता है कि कंपनी उसको पहले से ही वहां पे सारा डाटा उपलब्ध करवा देती है कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, ये जो होता है जब भी हमको ऑन होता है कंप्यूटर तो जितने भी डाटा आवश्यक डाटा है सबसे पहले रैम में जाते हैं। रैम जो होता है वो मदरबोर्ड में होता है, मदरबोर्ड के थ्रू ये कहां जाते हैं? सीपीयू में जाते हैं, तब वो डाटा प्रोसेस होता है। तो जितने भी मेरे एप्लीकेशन है उसका जो डाटा है वो सबसे पहले सेकेंडरी से प्राइमरी में जाता है, यानी रैम में जाता है, रैम के थ्रू सीपीयू में जाता है और वो डाटा प्रोसेस होता है। इसी क्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। और ये जो बूटिंग होता है वो दो प्रकार का बूटिंग होता है। ये भी आपको प्रश्न पूछने को आता है, इसलिए ये चीज याद रखिएगा। एक बोलते हैं कोल्ड बूटिंग और दूसरा को बोलते हैं हम लोग वार्म बूटिंग। ये आपको पूछ सकता है कि कोल्ड बूटिंग क्या होता है और वार्म बूटिंग क्या होता है। तो कोल्ड बूटिंग जो होता है, अगर कंप्यूटर मेरा ऑफ है और उसके बाद ऑन करते हैं, जैसे कि ठंडा होता है ना, तो ठंडा है, ऑफ है तो मतलब ठंडा है, ठंडा को ऑन किए तो वो हीटेड हो गया। तो जब ठंडा को आप ऑन कीजिएगा यानी ऑफ को ऑन कीजिएगा तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। या दूसरा क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर को क्या करते हैं? रीसेट करते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, उसके बाद फिर ऑन होता है, तो उसमें भी वही क्रिया होता है, इसीलिए इसको कोल्ड बूट के अंतर्गत रहते हैं। अब दूसरा है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? आपको एक सिंपल शॉर्टकट देता है। जैसे कभी कभी हम लोग का कंप्यूटर हैंग करने लगता है तो कंट्रोल है, अल्ट है, प्लस आपका डिलीट, ये बटन आप अगर एक साथ दबाते हैं तो आपका क्या होता है? रीस्टार्ट हो जाता है। और जब रीस्टार्ट होता है तो कंप्यूटर बंद नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे आपका यानी विद्युत सप्लाई जो है वो बंद नहीं किया जाता है। यानी कि पहले से वो खुला था, गर्म था, और फिर भी गर्म था, और उसके बाद हम लोग उसको बूटिंग किए, यानी कि ऑन ऑफ करने के जैसा हम काम करते हैं, तो वो जितना प्रोग्राम है फिर से वो रैम में जाता है और सही तरीके से काम करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि बूटिंग में, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? तो ऑन ऑफ के बाद ऑन करते हैं या रीसेट। वार्म बूटिंग में क्या होता है? हम जो है ऑन कंप्यूटर को ही रीस्टार्ट करते हैं, या कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन दबा के हम लोग रीस्टार्ट ही एक तरह से करते हैं जब हैंग वगैरह सब करने लगता है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो किसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका सबसे आसान है, अभी आपको बताया गया, बूटिंग के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा सिस्टम मेरा काम कर रहा है और कौन सा सिस्टम मेरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो होता है वो बूटिंग के द्वारा वहां पे रैम के थ्रू सीपीयू में आपका जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, अगर ज्यादा प्रोग्राम हो जाएगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है यानी सीपीयू जो होता है उसको ज्यादा प्रोसेसर का काम करना होगा, या प्रोसेसिंग का काम बहुत तेजी से करना होगा, और इसीलिए कभी कभी वो बहुत तेजी से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर को आपस में जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक प्रोसेसर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इस दो से अधिक प्रोसेसर को जोड़ने का क्रिया को कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, या इसी को हम लोग एक बोल देते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मतलब अगर बहुत सारा अगर प्रोग्राम को आपको एक साथ काम करना है तो उसके लिए प्रोसेसर ज्यादा होना चाहिए, और इसीलिए प्रोसेसर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, और इस तरह से जो प्रोसेसर बनता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, और इससे काम करने का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड जो है एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको विशेष कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ड है, तो अभी जो क्वेश्चन आप टाइप देख रहे हैं वो किस में किया गया है? वर्ड में किया गया है। तो एक कॉमनली यूज किया जाता है इसको टाइप करने के लिए या कोई लेटर टाइप करने के लिए हम लोग इस तरह के एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं आपस में वहां पे एक साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुपवेयर। तो जैसे व्हाट्सएप है, आप देखते हैं ग्रुप हम लोग चैटिंग करते हैं, तो उस तरह से ग्रुप चैटिंग हो गया, ये आपका ग्रुपवेयर का एक उदाहरण हो गया। या ईमेल हो गया कि एक मेल में आप के साथ कई लोग यहाँ पे क्या है, अटैच है, कोई भी आपको यहाँ पे मेल क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि एक से अधिक लोगों को इंटरैक्ट करने के लिए बनाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? टीसीएस है। इसका फाउंडर जो है वो जेआरडी टाटा है। तो इस तरह से जेआरडी टाटा के द्वारा इनको फाउंड किया गया था, 1968 में इसको किया गया था। अगर ये डेट याद होगा और पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इंटेल कंपनी को भी 1968 में ही बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा कि मुंबई में है, और चेयरमैन जो है वो नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीआईएफ का क्या आशय है? तो इसके बारे में आपको यहां पे दिया गया है, इसका है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं जीआईएफ। सी क्या है? देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का एक स्टेप पहले वाला भाग, तो जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कोई ना कोई एक लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। और वो जो लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, दो प्रकार का लैंग्वेज में उसको बांटा गया है। एक लैंग्वेज बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी जो भाषा है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है, एग्जाम्पल है। इसी तरह से सी प्लस प्लस भी अगर पूछेगा तो किसका एग्जाम्पल है? हाई लेवल। आजकल ज्यादातर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। और इस तरह से जावा भी अगर आप नाम सुने होंगे तो ये जो है इसको भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही रखा जाता है। ये सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज डेवलप किया गया वो 1972 के आसपास यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम देखें, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग किया जाता है? मतलब इस तरह से आपको बहुत सारे डाटा सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ज्यादातर कहाँ मिलता है? तो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जैसे हो गया एक्सेल, हम लोग फाइल लेते हैं तो आप एक्सेल आप उठा के देखिए तो इस तरह के आपको रो एंड कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका उपयोग स्क्रीन प्रदर्शित हुए चित्रों आइकॉन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के कमांड भेजने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसा चित्र होते हैं जिससे हम कमांड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये मेरा पेन का है, ड्रॉ का दिया गया, ये इरेजर है। तो जैसे हम इसको क्लिक किए तो ये इरेज करना शुरू कर गया। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से कोई कमांड नहीं दिए, मेरा यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है, एक यहाँ पे है, तो इसको हम क्लिक किए तो यहाँ पे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, मतलब इरेज होना। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो पेन, यहाँ पे आपका प्रिंट का अगर करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस तरह से आपका छोटे छोटे आइकन होते हैं, ये आइकन जो होते हैं उसके सहायता से हम कमांड भेज सकते हैं, यानी कि हम कोई निर्देश दे सकते हैं और वो निर्देश देना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल। यहाँ पे फल लिखा गया है, ग्राफिकल होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे आइकन या ग्राफिक्स के द्वारा हम जब कमांड देते हैं तो उसको बोलता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और माउस जो है इसके सहायता से बहुत आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मान चलिए हमको यहाँ पे इरेज करना होता तो कीबोर्ड में टाइप करना पड़ता और इरेज करना होता, लेकिन अब क्या किए, माउस को डायरेक्ट हम यहाँ पे ले गए, यहाँ क्लिक किए और इसके बाद इसको मिटा दिए तो ये क्या हो गया, आपका इरेज हो गया। और फिर यहाँ पे ड्रॉ में गए और ड्रॉ करने लगे तो यहाँ पे मेरा ड्रॉ होने लग गया। तो ये ग्राफिक्स के सहायता से ये किया जाता है। तो इस तरह से जो है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ये बहुत आपका लाभदायक हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम देखें तो बोलता है कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में क्या करता है, रखता है। तो देखिए आप लोगों को बताया गया था लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक असेंबलर होता है, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो असेंबलर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को आपका मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी लैंग्वेज में करता है। अब देखिए इंटरप्रेटर जो है और कंपाइलर दोनों जब हम बोल रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो दोनों में बेसिक तो अंतर होगा।
तो और बहुत सारे अंतर है, लेकिन एक अंतर ये है कि कंपाइलर जो होता है, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है तो टोटल प्रोग्राम को एक बार ही ट्रांसलेट करता है और उसके बाद आगे वो उसको रन के लिए भेज देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, मतलब फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर जो एरर होगा उसको बताएगा, उसको आपका सुधारा जाएगा, फिर सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ लाइन को। इस तरह से वो ट्रांसलेट करता है। यानी पहला लाइन अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो पहला लाइन जो हिंदी में लिखा हो उसको वो किस में चेंज करेगा, मशीनी लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में। जब इसको ट्रांसलेट कर देगा तब सेकंड लाइन में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कंपाइलर में कि पूरा पैराग्राफ को एक साथ ही ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, इसको आप देखिए किताब में तो और भी बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 अगर हम देखें तो बोलता है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश को शामिल करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सबसे आसान आंसर है, जैसे अभी बता गया कि डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। वही चीज को आपको यहाँ पे बोला गया है कि प्रोग्रामों का जो समूह है या अनुदेशों का समूह है, तो अनुदेशों का समूह प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर है 70, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है हाईलाइट, तो इसको हम आसानी से यहाँ पे समझ गए, तो यहाँ पे हम इसको जैसे कि यहाँ किए तो ये क्या हो गया, मेरा हाईलाइट हो गया। तो ये जो हो गया यूजर फ्रेंडली हो गया कि कोई भी, ये जैसा कि पहले मोबाइल को यूज करना थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा उसको बहुत आसान किया जा रहा है ताकि कोई भी उसको क्या कर सके, बहुत आसानी से यूज कर सके। तो जो भी कंप्यूटर है या मोबाइल है उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं यूजर फ्रेंडली है, मतलब आसानी से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज कर सकता है। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप विंडो 8 यूज करते हैं वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 11 यूज करते हैं वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 करते हैं वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन तीनों का जो प्रयोग करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा, तीनों में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा और इसीलिए वो सिस्टम को किस तरह ऑपरेट करना है ये डिफाइन करता है या ये तय करता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 में देखिए, तो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको बोला गया कि जब भी कंप्यूटर को हम लोग ऑफ था उसको ऑन करते हैं तो उसमें काम करता है बायोस काम करता है। और ये जो बायोस होता है वो क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है। ये जो भी बेसिक इनपुट आउटपुट है, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, उसके संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर है उसको प्राइमरी मेमोरी में यानी रैम तक ले जाने का काम करता है और रैम के थ्रू वो कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है और उसके बाद वो प्रोसेस होता है। तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में जाना और प्राइमरी में जाने के बाद सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होना, ये कुछ टाइम उसको लगता है। और यही टाइम जो होता है ऑन होने में, जो आपको कुछ सेकंड लगता है या किसी में कभी कभी मिनट तक पहुंच जाता है, तो वो जो टाइम लिया जाता है वो यही टाइम होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को कहाँ भेजा जाता है, प्राइमरी में, प्राइमरी के थ्रू वो कहाँ जाता है, सीपीयू में, और उसके बाद सिस्टम जो है आपका बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन वहाँ पे जुटे हुए हैं। जैसे आपका माउस जुटा हुआ है, कीबोर्ड जुटा हुआ है, स्पीकर जुटा हुआ है और भी जो भी कंपोनेंट वहाँ से जुटे हुए हैं वो चीज आपको आपके कंप्यूटर को वहाँ पे पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जो कि अभी आप लोगों को बताया गया कि एक से अधिक काम करना है या प्रोग्राम को यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर जो है वो एक से ज़्यादा यूज कर लेते हैं और इस तरह से एक से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज जब करते हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। और इससे क्या होता है, स्पीड जो है हमारा कोई भी काम करने का वो बढ़ जाता है और एक साथ हम कई प्रोग्रामों को भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो था वो डी था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 देखिए तो बोलता है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। तो जो मानव द्वारा पठनीय दर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम कोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसको एक लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा है और यहाँ जो क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है कि कहाँ से ये आया हुआ है, इलाहाबाद बैंक 2010 के ये सेट में पूछा गया है, तो ये जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम किसी ना किसी लैंग्वेज में रहता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज रह सकता है, दो कैटेगरी बांटा गया है, एक को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं
और एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो ये जो हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज रहता है इसी को यहाँ पे बोलता है प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। अब यही प्रोग्राम कोड को जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस लैंग्वेज को क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको बदल देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, इसको बदल देता है, या हम लोग सिंपली इसको ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो ट्रांसलेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज जिसको प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड कहते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराना, लागू करना कब होगा, जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे इसको। अगर ऑप्शन सॉफ्टवेयर रहता तो वो सॉफ्टवेयर भी हमारा आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 76 अगर देखें तो यहाँ बोलता है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूट करना। अभी आप लोगों को बताया गया कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वो 3 प्रकार के हैं, असेंबलर है, आपका कंपाइलर है और आपका इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर आप लोगों को बताया गया था लाइन बाय लाइन, अभी जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। और जो भी एरर बताएगा वो यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही सॉल्व करेगा। जैसे कि एक लाइन हिंदी में था, अभी जस्ट आपको बताया गया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जब इसको कन्वर्ट करेगा तब वो सेकंड लाइन में क्या करता है, जाता है। तो इसीलिए बोला कि एक समय में एक ही कथन को, यानी एक लाइन को, या लाइन बाय लाइन हम कह सकते हैं, कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट यानी लागू करता है, वो कौन होता है, तो इंटरप्रेटर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। पोस्ट अभी आपको बताया गया, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपका पूछा गया है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है कि जब पावर ऑन करते हैं तो वो टेस्ट करता है कि कौन कौन सा प्रोग्राम है, और एक कौन सा सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, तो बायोस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग, या सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, पिछले टेस्ट में भी आ चुका था। लिनक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक ओपन सोर्स है और एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको 1992 में यहाँ पे इसको बनाया गया था। लिनक्स टोरवेल्ड्स के द्वारा इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 अगर हम ध्यान दें तो बोलता है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर, फिर से ये रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। जब हमको एक से ज्यादा प्रोग्राम को काम करना है बहुत स्पीड से, तो प्रोसेसर वो क्या हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हम एक से ज्यादा प्रोसेसर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस तरह से हम लोगों का जो प्रोसेसिंग का काम रहता है वो बहुत तेजी से होता है, और बहुत तेजी से हम किसी चीज को काम कर सकते हैं। फिर यहाँ बूटिंग जो आपको बताया गया था पहले, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है कि जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। मतलब अभी आपको बताया गया कि सेकेंडरी मेमोरी है उसे वो प्राइमरी में जाता है। प्राइमरी मतलब ही क्या समझ रहे हैं, रैम। रैम जो होता है वो मदरबोर्ड में होता है, मदरबोर्ड के थ्रू वो कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है, और सीपीयू ही अल्टीमेटली जो भी डाटा से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो डाटा को प्रोसेस करता है। तो इस तरह से यहाँ पे बूटिंग के द्वारा यही होता है। बूटिंग मतलब क्या हो रहा था, जब हम रीसेट करते थे या रीस्टार्ट करते हैं कोल्ड और वार्म बूटिंग, जो कि आपको पहले बताया गया था, फिर से हम यहाँ रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग पिछला उसको बैक करके भी देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तब। अगला प्रश्न है 81 है, कंपाइलर। इसके बारे में बहुत रिपीट हो गया है कि ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर में एक कंपाइलर है जो कि पूरा एक पैराग्राफ को ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। जैसे कि इंटरप्रेटर क्या करता था, लाइन बाय लाइन करता था, ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम। तो यहाँ पे और कौन सा लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंटरप्रेटर भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। असेंबलर जो होता था वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या समझते हैं, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का एक समूह है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि काम को आपको क्या करना है, आसान बना देता है, या आपका जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से रखेगा और उसको उपयोग लायक बनाएगा, किसी तरह का उसको हानि पहुंचने नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे बोला जाता है अनावश्यक जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंटेशन को पहचानता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट करने का मतलब है टूटा फूटा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। पहचानता है और उसको डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पे आपका होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर के नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जानते हैं।
फ्रेगमेंटेशन या डिग फ्रेगमेंटेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम कोई डाटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो ये है वन सेल है, जैसे आपको बताया गया कि मेमोरी में अलग अलग सेल रहता है, उसी में डाटा स्टोर रहते हैं। इसके बाद हमको सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, हम लगातार यहाँ डाटा, जैसे कि हम मानी चलिए एक RR मूवी यहाँ पे हम क्या किए, अपलोड किए। अब दूसरा यहाँ पे PK मूवी अपलोड किए, उसके बाद तीसरा यहाँ पे और भी बहुत सारा है, DD है ना, LG यहाँ पे क्या किए, हम मूवी अपलोड किए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारा डाटा यहाँ पे सभी में हम अपलोड कर दिए। अब मेरा जितना मेमोरी था एक तरह से फुल हो गया। फिर अब यहाँ पे फुल हो गया तो हम किसी डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे PK को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। यहाँ पे कोई A अगर मूवी था, इसको आप डिलीट कर दिए, तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे एक स्पेस बच गया, ये सेल खाली हो गया और ये सेल अभी मेरा क्या है, खाली। अब हम कोई तीसरा मूवी यहाँ पे, अब मेरे मेमोरी में तो दिखाएगा, जैसे 1 GB का अगर मेरा पे क्या है मेमोरी है, तो अभी 800 MB खाली दिखाएगा। मान लीजिए 800 MB क्या है, मतलब भरा हुआ है, 200 MB जो है वो रिमेनिंग दिखाएगा। लेकिन 200 MB एक जगह नहीं है, 100 MB मान चलिए इस सेल में है और 100 MB यहाँ पे है। तो 200 MB का अगर कोई चीज यहाँ पे डालते हैं तो 100 MB यहाँ आ जाएगा और 100 MB डाटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से इस डाटा को एग्जीक्यूट करना या प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोसेसर के लिए, और इस तरह से आपका मेमोरी जो है वो जो होता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, या खराब होने का क्या रहता है, डर रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिग फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हम लोग, या एक सॉफ्टवेयर है या एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में देखिए ये DDLJ आया, तो DDLJ इसको डिग फ्रेगमेंट जो है उसको करेगा और यहाँ से इसको हटा देगा, और इन दोनों जो स्पेस है उसको एक पास ले आएगा या एक जगह ले आएगा। तब यहाँ पे 100 MB जो है वो और ये 100 MB दोनों आपस में मिल जाएंगे, और टोटल जो है यहाँ पे 200 MB होंगे। तो जो भी डाटा डालेंगे वो एक जगह ही होगा और यहाँ से प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन के नाम से, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मशीनी भाषा। अगर चाइनीज में जाके, चाइना में जाके चाइनीज बोलिएगा तो ट्रांसलेटर का क्या हो सकता है, वो चाइनीज भाषा समझ में ही आ जाएगा। उसी तरह मशीन को जाके ऑन ऑफ करते रहिएगा तो मशीन का भाषा ही है, वो समझ जाएगा, उसको ट्रांसलेटर का कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ है, खाली स्थान एक ऐसी सेवा है जो संगठन को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए क्या करती है, अनुमति देती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्टिंग जो होता है, वो किसी को भी अपना वेबसाइट बनाने का क्या देता है, अनुमति देता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा नहीं है। IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि 1911 में ये क्या हुआ था, बना हुआ था। एक तरह से कहिए पर्सनल कंप्यूटर बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। 1981 में पर्सनल कंप्यूटर बनाने में इनका योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 87 है, फोर्जन एक प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, गणित में है। पहला एक तरह से कहिए फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे यूज किया गया था, और ये यूज जो होता है वैज्ञानिक प्रयोग में या वैज्ञानिक कैलकुलेशन में किया गया, या वैज्ञानिक जो भी गणितीय विज्ञान है उनमें जो भी कैलकुलेशन करना था उसमें किया गया था। नॉर्मल यूज इसका नहीं करते थे। नॉर्मल यूज किसका हुआ था, तो बेसिक जो था ये भी एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये PC कंप्यूटर में किया गया था। तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन पहले फोर्जन बना, उसके बाद आपका बेसिक वगैरह सब बाद में धीरे धीरे बनता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया गया था। ऐसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, तो पहली तो फोर्जन है ना, ये पहला ही बार यूज किया गया, उसके बाद आपका बेसिक जो होता है वो बाद में बनता है। अगला प्रश्न है, अगर बेसिक के बारे में देखें तो ये 1964 के आसपास यहाँ पे बना था, और जब पर्सनल कंप्यूटर में इसका यूज किए तो लोगों के लिए इसको यूज करना बहुत क्या हो गया, आसान हो गया, या आम लोगों के लिए के पहुंच में ये आ जाता है धीरे धीरे। लोगो जो भाषा होता है वो किसमें होता है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं या रेखा चित्र होते हैं, उसके माध्यम से कंप्यूटर के शिक्षा हम लोग देते हैं बच्चों को, तो उसको ये भाषा है। सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, ये एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सरल भाषा को सिखाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी, इसका सरल भाषा सिखाने में नहीं होगा ये, सॉरी, बच्चों की शिक्षा में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसका आंसर ठीक ही है, बोले सरल भाषा ही होता है कि PC जो है वो सरल भाषा को सिखाने में इसका यूज किया जाता है। सॉरी, इसका आंसर D ही होगा। कोबोल जो भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, अगर इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो ये हो जाएगा कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये किसमें यूज किया जाता है, व्यवसाय में यूज किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कौन बदलता है, तो देखिए कंपाइलर बनता है, इंटरप्रेटर बनता है, दोनों बनता है, क्योंकि ये दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को क्या करता है,
आपका मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। असेंबलर, जो कि यहाँ पे अभी तुरंत अभी आप लोग को बताया गया, और उससे संबंधित प्रश्न है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में यानी कि मशीनी भाषा में करता है कन्वर्ट, और ये भी कौन सा भाषा है, तो लो लेवल लैंग्वेज वाला। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन है, फोस्ट्रॉन जो है, अभी जो आप लोगों को बताया गया, पहला हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि गणितीय वैज्ञानिक कार्यों में यहाँ पे कैलकुलेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझना और निष्पादित करना कहलाती है मशीनी भाषा है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, तो किसको समझता है कंप्यूटर, मशीनी भाषा को। इसी के चक्कर में तो है ना, आपको ट्रांसलेटर का क्या होता है, आवश्यकता होता है। अगर मशीनी भाषा के जगह में वो हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज का भाषा समझ आता, तो ट्रांसलेटर का कोई आवश्यकता होता ही नहीं। ओर्जन है, एल्गो है, पास्कल है, आदि भाषाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है, बेसिक के शुरुआती चरण में इसको बनाया गया था, और इसके बाद ही ये जो है धीरे धीरे अन्य हाई लेवल लैंग्वेज जो बनते हैं और वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और उसका यूज जो होता है वो आसान कर दिया जाता है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 97 है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो कौन सा है, तो इंटरनेट के लिए हम लोग जावा का यूज करते हैं। प्रोलॉग जो है ये इसका विकसित कब किया गया, तो 1972 में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट का किस तरह के उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग से रखा है, उसको क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए। आने वाले वीडियो में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,